हम लोग पढ़ रहे थे अल्फा और बीटा निकलता है तो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनता है, वो चीज पढ़ रहे थे। तो जैसे जो अल्फा है वो किसके तरह काम करता है, किसके समान होता है, हीलियम के जैसा, ठीक है। हीलियम यानी कि उसमें प्रोटॉन का संख्या कितना होता है और परमाणु द्रव्यमान 4। जब भी हम लोग का निकलेगा अल्फा तो यानी कि प्रोटॉन निकलेगा 2, यानी जो परमाणु संख्या है वो 2 निकलेगा और द्रव्यमान 4 निकलेगा। द्रव्यमान ऊपर रहता है कि नीचे रहता है और संख्या, तो इसीलिए जब अल्फा निकलेगा तो ऊपर वाला नंबर से 4 निकलेगा और नीचे वाला नंबर से 2 निकलेगा। जैसे देखिए, अब जैसे हम लोग का एग्जांपल एक लेके चलते हैं। जैसे देखिए यूरेनियम 92,238। अब ये जो है बन रहा है कोई भी एक्स कुछ भी है जो कि 86 और ये 226। तो क्या होगा, तो सबसे पहले जब भी इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाला हम लोग, नीचे वाला में तो अल्फा और बीटा दोनों में चेंजिंग होता है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि अल्फा है या बीटा है, लेकिन ऊपर वाला में सिर्फ अल्फा ही चेंज होता है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर वाला से पहले अल्फा ही निकाल लेंगे। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर वाला में कितना घट रहा, तो यानी कि जब दोनों का द्रव्यमान कितना कितना है, तो 238 माइनस 226 है ना। तो अब जैसे है कि इसमें मेरा घट रहा 12, अब प्रत्येक बार जो है 4 घटता है। एक अल्फा जो है हम लोग का, एक अल्फा जो है 4 घटाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम में जो है द्रव्यमान संख्या 4 होता है, तो एक अल्फा 4 घटाएगा। तो यानी कि हम लोग का जो 12 घटा रहा वो कितना अल्फा घटाएगा, तो हम लोग 4 से भागा दे देंगे तो 3 अल्फा घटाएगा। यानी कि हम लोग का क्या हो रहा, 3 अल्फा घट गया है ना। अब 3 अल्फा घट गया, अब इसमें और कुछ हो रहा है। तो देखिए अगर मान लिया 3 अल्फा हटा तो यानी कि घटेगा इसमें कितना, 6 घटेगा। यानी कि जब हम लोग नीचे वाला में डबल डबल रहता है लेकिन ऊपर वाला में 4 गुना रहता है, तो यानी कि नीचे में जब 3 अल्फा हटेगा तो तुम्हारा 6 घट रहा, यानी सही है। अब जैसे है कि इसमें नीचे में 6 घटा, ऊपर वाला में 12 घटा, तो हम लोग का सब पूरा फिक्स हो गया, कुछ और एक्स्ट्रा बचा तो नहीं है। तो यानी कि अब इसमें बीटा घटा ही नहीं है। इसमें जब अल्फा घट सॉल्व किए तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो हम लोग का यानी कि इसमें बीटा है, बीटा निकाला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान ली कोई हम लोग का क्वेश्चन रहता, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें यूरेनियम 92,238 और ये हम लोग का, देखिए यूरेनियम क्या हो रहा 87 और 222। अच्छा इसमें जो है कितना घट रहा, 16 घट रहा। अब प्रत्येक अल्फा कितना घटाता ऊपर में, तो कितना अल्फा घटा है, यानी 4 अल्फा घटा, यानी 4 अल्फा घट गया। पहली बात तो ये हम लोग ये पता चला। अच्छा जब बीटा घटता है, बीटा घटता तो ऊपर में कुछ चेंजिंग होता है, सिर्फ नीचे में एक बढ़ता है। अच्छा देखिए अब चले 4 अगर अल्फा निकला है तो नीचे में कितना घटना चाहिए था, 8 घटना चाहिए था, तो इसमें 8 घटेगा तो कितना होगा 84 होगा। तो यहाँ 84 है, यानी कि देखो उसमें क्या हो जा रहा था कि पूरा पूरी फिक्स हो गया था, यानी कि बीटा बचा ही नहीं था। अब इसमें जो है ना हम लोग 84 है, लेकिन यहाँ पर 87 है, तो यानी कि अब थोड़ा सा और लंबा जाएगा। तो इसमें जो है जैसे देखो अभी एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो जैसे यूरेनियम 92,238, इससे हम लोग का 4 अल्फा निकलता है। 4 अल्फा निकलेगा तो 88 ये हो जाए, सॉरी 84 हो जाएगा, और ये x और ऊपर में कितना हो जाएगा 222। लेकिन एक्चुअली में तो हम लोग को दिया हुआ कितना है, u 87 और 222। अब देखो अल्फा तो निकाल दिए,
तो मेरा बचा क्या, बीटा। अब बीटा में देखो ऊपर में तो कोई चेंज नहीं होता है, अब नीचे में कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा है। जब 3 बढ़ रहा तो कितना बीटा रहेगा, तो यानी 3 बीटा निकला है। तो यानी कि जब हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि ये से ये में कितने अल्फा और बीटा मतलब कि होंगे, तो हम लोग का 4 अल्फा और 3 बीटा निकलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग हीलियम देखते हैं ना, अल्फा वाला में? हाँ, अल्फा वाला में हीलियम, बीटा वाला में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। हाइड्रोजन दोनों का सर अल्फा निकालने के पहले उनको जरूरी ऊपर वाला माइनस कर देंगे, 4 से भागा दे देंगे, अल्फा पता चल जाएगा। अब देखेंगे कि वो पूरा नीचे जो है जब उसका दूना कर रहे हैं यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 घटाने पर 84 है कि नहीं। अगर यहाँ 84 रहता यानी कि एक भी बीटा नहीं निकला, लेकिन यहाँ 87 है यानी कि 3 बढ़ा हुआ है, तो 3 बढ़ा हुआ यानी 3 बीटा इसमें निकला है। हाँ, क्योंकि नीचे वाला में आपका मतलब कि 2-2 घटता है, नीचे वाला में 2-2 घटता है, ऊपर वाला में 4-4 घटता है। तो यानी कि 2-2 घटेगा तभी ना 4 दूनी 8 घटेगा। 4 अल्फा की जगह 8 घटेगा ना, 2-2 का घटेगा। कैसे सॉल्यूशन से कुछ दे दें। हाँ, देखिए इसमें बताइए कितना है अल्फा और बीटा निकाला गया है। बीटा 3 आया। हाँ 1 हाँ तीन आया सर बेटा। 190, तो यानी कि पहली बात तो कि घटाएंगे तो 48 घटेगा, और 48 को जब 4 से भागा देंगे तो 12 अल्फा,
12 अल्फा। अब 12 दूनी यानी 24 घटना चाहिए, तो 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 68। लेकिन मेरा है कितना? 71 और ये है 190। तो यानी कि कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 बीटा। बस नीचे वाला देखे कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा तो 3 बीटा, 4 बढ़ेगा 4 बीटा। नीचे वाला में जुड़ता है, ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वाला 68, 12 दूनी 24 घटा दिए, ताकि नीचे में दूना घटता है। हटाएं, आगे बताएं। चलो बहुत, अरे बड़ी नहीं आएगा जी, क्या है इतना परेशान है, जान दे रहा है एकदम। देखो पहले बोल देते नहीं समझते हैं। अर्ध आयु काल, देखिए हाफ लाइफ पीरियड, तो क्यों कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रेडियो का भी एक उसका जो समय रहता है ना, बोले थे ना कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो तत्व है उसका एक समय रहता है कि 3000 साल, 6000 साल, 5000 साल, इस तरीके से वो रहता है, समझे। और जब वो पूरी निकल जाता है उसमें अल्फा बीटा, तो क्या बचता है? क्या बचता है? अल्फा बीटा निकलेगा तो क्या बचेगा? पूरा निकल जाने के बाद लास्ट में क्या बचता है? पीबी सीसा, हाँ गामा बच रहा हम लोग को। तो कोई भी चीज का हम लोग का क्या होता है कि समय होता है, हर एक जो है मतलब कि कोई भी, जैसे यूरेनियम ये सब है तो 3000 साल 4000 साल रहता है। इसीलिए क्या होता है कि किसी जिसको भी हम लोग का अगर उसके शरीर में लग गया, अगर वो उसका मौत हो जाता है तो उसको पूरा अंदर डेप करके गाड़ के, और उसमें कौन सा पाउडर डाला जाता है? बेरिक ऑक्साइड का कोई पाउडर डाला जाता है। उससे क्या होता है कि उसका कोई भी मतलब कि रेडिएशन ऊपर नहीं आता है, वहीं पर हाँ रुक जाता है, ठीक है। यह क्या है? वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिविटी पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए, वो होता है अर्ध आयु, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड होता है। यानी कि जो समय है सिंपल सा आधा हो जाना चाहिए। अगर 100% है तो कितना हो जाना चाहिए? अगर 1/2 है तो कितना हो जाना चाहिए? 1/4 हो जाना चाहिए। 1/4 है तो कितना हो जाना चाहिए? 1/8। अरे 1/16 होना चाहिए तो कितना होगा? 32 हो जाएगा। आधा करना है ना, तो नीचे वाला को 2 से गुना करेंगे। तो देखिए, तो जैसे वही है कि देखिए अब उसमें दिया हुआ रहेगा समय, इसमें दिया हुआ रहेगा समय कि कितना हम लोग का मतलब कि आपका जैसे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ही से हम लोग कर दें। कितने अर्ध आयु, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन ये रह सकता है कि कितने अर्ध आयु काल में यानी हाफ लाइफ पीरियड में कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो तरल पदार्थ है वो प्रारंभिक मात्रा से 25% हो जाए, तो कितना बार करेंगे? एक बार करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 50%। और 2 बार करेंगे तो यानी 2 बार करेंगे, यही हो गया। हाँ अगर वही हम लोग को 12.5% आता तो 3 बार करते हैं। अरे इसका आधा 25 का आधा करेंगे 12.5 होगा, तो 3 बार करेंगे। हाँ जैसे देखो हम लोग को 25% करना है तो 100% होता है, और हमेशा जब अर्ध आयु मतलब क्या समय जो है आधा हो गया,
तो 100% एक बार किए तो हम लोग 50%, 2 बार किए तो वही पूछ रहा कितना बार करेंगे, कितना बार अर्ध आयु रहेगा, तो आपका 2 बार रहेगा तो 25% हो जाएगा। अगर वही हम लोग का 12.5% रहता है, जैसे कि यहाँ पर 12.5% रहता है, तो हम लोग का 100%, आधा किए तो 50%, एक बार किए फिर उसके बाद आधा किए तो, यानी फिर एक बार किए फिर आधा किए तो 12.5, यानी एक बार, तो 1 2 3, ठीक है। देखिए कितने अर्ध आयु काल में कोई भी जो है अपने पदार्थ मतलब प्रारंभिक मात्रा से 16वां भाग हो जाएगा। तो जैसे देखिए शुरू में कोई भी चीज एक होता है या 100% होता है, एक हुआ, आधा किए तो एक बार में आधा किए, फिर उसके बाद 1/4 किए फिर आधा किए तो, फिर 1/8 किए आधा किए तो, फिर 1/16 किए आधा किए तो, यानी कितना बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी हम लोग का पूछ रहा कितने अर्ध आयु के बाद कोई भी पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा से 1/16 हो जाएगा, तो 4 बार में हो जाएगा। जैसे एक है तो इसको कितना बार करेंगे जो 1/16 बनेगा, हाँ प्रारंभिक नहीं पीछे जा रहा, जैसे हम लोग एक था है ना, अब इसको जो है आधा करेंगे तो आधा करेंगे तो कितना बचेगा मेरा 1/2, फिर इसको जब हम लोग आधा करेंगे यानी कि इसको 2 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, और फिर इसको जब आधा करेंगे तो क्या बचेगा 8, फिर इसको जब आधा करेंगे तो बचेगा क्या 16, तो कितना बार आधा आधा कर रहे हैं, तो एक बार आधा किए, 2 बार यहाँ पर शुरू में, एक बार फिर 2 बार 3 बार और 4 बार, 4 बार आधा किए, तो वही पूछ रहा कितना बार आधा करेंगे, 4 बार करेंगे तो 16 भाग हो जाएगा। और देखिए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसका अर्ध आयु काल जो है वो 100 वर्ष है, कितने वर्ष के पश्चात में वो प्रारंभिक मात्रा से 12.5% हो जाएगा, 12.5%। अच्छा प्रतिशत में हम लोग को जानना, तो शुरू में 100% रहेगा, कितना बार करेंगे 3 बार, शुरू में मेरा 100%, एक बार आधा करेंगे तो, फिर एक बार आधा करेंगे तो, फिर एक बार आधा करेंगे तो, कितने बार किए 3 बार किए, ठीक है। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर जो है यहाँ कितने बार नहीं बोल रहा, कितने वर्ष बोल रहा, तो अब देखिए यहाँ पर अर्ध आयु का काल कितना दिया हुआ है, यानी कि एक अर्ध आयु का काल मेरा कितना है, अब मेरा कितना बार कर रहे थे तो मतलब कि 12% हो रहा था, तो 3 अर्ध आयु का काल कितना रहेगा, तो वही पूछ रहा है कि कितना वर्षों के बाद हम लोग का 12% हो जाएगा, तो 4800 साल के बाद। इसको निकाल देंगे, हाँ कुर्सी टेबल ले लो, देखो हाँ हाँ गौज करके कुछ भी, उससे क्या मतलब हम तो बताइए, इसे हम निकालिए, बताइए कितना होगा, 1/8 कितना बार में होगा, 3 बार में होगा, एक अर्ध आयु का काल कितना है, तो 3 अर्ध आयु का काल कितना हो जाएगा 1200। कौन ठीक है, किसी को डाउट है?
देखो एक ही बार वाला होगा एक और मैच ले आइए ना अच्छा इसका एक आधा 1/2 देखो जी, क्वेश्चन क्या है कि पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है ना। इसका अर्ध आयु का काल जो है 140 दिन है, यानी कि आधा जो है वो खत्म होगा कब, 140 दिन में। तो बोल रहा है कि 30 ग्राम जो पॉलिनोमियल कितने समय में 15 ग्राम हो जाएगा। अच्छा 30 ग्राम से 15 ग्राम यानी कितना परसेंट घट जा रहा है, आधा घट जा रहा है ना, आधा घट जा रहा है। तो आधा घटने का समय कितना है, तो बस 140 हो गया आंसर। पोलोनियम रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है, तत्व है। लिखा हुआ तो सब तो बना हुआ है ये उसमें। बताओ इसका कितना होगा, 12 हाँ के बार में हो रहा, तो 12 का आधा 6 और 6 का आधा 2 बार हो रहा, तो एक बार में 1600, तो 2 बार में 3200 साल है ना। बता इसका 12.5% कितना बार में होगा, तो 16 तिया सब तेज हो गया। बताओ कितना होगा, 4 बार में हो रहा था ना, जैसे 8 तो फिर 1/2, फिर उसके बाद 1/4, 1/8, 16, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 बार में हो रहा है। एक बार में 1600, तो 4 बार में 6400। हाँ उतना भी नहीं सोच रहे कुछ है। अब देखिए ये पदार्थ का अच्छा औसत वाला भी निकालना, हाँ देखो ये फॉर्मूला होता है, एक तो हम लोग निकाले। अब हम लोग का औसत अर्धकाल निकालना है एवरेज में, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1.44 इंटू 10 मतलब टी का पावर, मतलब ये जो अर्ध आयु का जो समय रहेगा उससे गुना कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। जैसे हम लोग का अर्ध आयु का समय कितना है 1600, तो इसका औसत क्या होगा, तो इसको जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1200 कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ टी जो है, टी का पावर देखो टी और ये हाफ है, इसका मतलब वही होता है हाफ आयु काल। 1600 लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है कि देखो टी एवरेज में निकालना है, तो 1.44 इंटू जो हाफ पीरियड जो दिया हुआ था 1600, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, तो 2304। ये मेरा क्या आ जाएगा औसत काल। अब देखो एक तो ये हुआ औसत वाला, एक होता है विघटित स्थिरांक।
देखो ये क्या है, ठीक है, विघटित स्थिरांक का जो है इस तरीके का अगर पूछेगा कि विघटित स्थिरांक निकालिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हाँ वही नियतांक, वही चीज लिखा हुआ था ना उधर भी। तो क्या होता है कि जो आपका हाफ पीरियड जो होता है और 0.693 अब भाई क्या होता है लैम्डा ना, तो जब हम लोग इसको भागा देंगे तो जो भी आएगा वो हम लोग क्या रहेगा, तो हम लोग को मान लो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो हम लोग ये निकलेगा, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये निकलेगा इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है। तो हम लोग का ठीक है हाफ आयु जो है इसका 3 दिया हुआ है यानी समय दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल दिया लैम्डा निकाल दिया, इससे नीचे भागा दे करके, तो लैम्डा का मान कितना आएगा, तो 1.73। ठीक है, अरे ये हम लोग को सिर्फ मान पुट करना है, समय दिया हुआ था, जो हाफ पीरियड दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ टी और हाफ पीरियड बराबर क्या होता है 0.693 बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसका मान हम लोग का दिया हुआ है कितना 0.3396 इक्वल टू 0.693 डिवाइड लैम्डा, तो इसको जब भागा देंगे कितना बार में कटेगा 1.75 बार में, तो यानी लैम्डा का मान क्या आया, तो 1.75। क्या बोलते हैं हाँ उल्टा भाई, अरे ठीक है पर तुम लोग खाली पार करें। अपने से कर लेना, तुम लोग ज्यादा ठीक है। देखो अब है जो आपका कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी जो आपका है, तो जैसे हम लोग का प्राकृतिक एक होता है और एक बनाया गया है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ है वो प्राकृतिक भी है और बनाया भी गया, जैसे हम लोग का पूरा पीरियोडिक टेबल में टोटल प्राकृतिक तत्व कितना है 94 है, टेबल चेक कर लो। ठीक है, तो अगर मान लो 94 अगर है प्राकृतिक रूप से और टोटल है कितना 118, तो बाकी सब जो है वो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल रूप से, है ना। तो उसी तरीके से जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है उसको भी बनाया गया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कृत्रिम जो रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है वो किसने किया है, तो आयरीन क्यूरी तथा इसके जो पति थे, इसका नाम क्या है फ्रेडरिक जॉलियट, तो जूलियट है ना, जॉलियट तो लिखा हुआ है, वही तो जॉलियट। तो जो आयरिस क्यूरी है और फ्रेडरिक जॉलियट, तो ये दोनों जो है मिलकर के कृत्रिम जो है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का खोज किया है। ठीक है, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी, देखो ये बहुत बार रेडियम वाला पूछा गया है, रेडियम का खोज कौन किया है मैडम क्यूरी, तो रेडियम और पोलोनियम का खोज जो है मैडम क्यूरी और इसके पति जो है प्यूरे क्यूरी। अरे ओ हमको लगा 2 हस्बैंड है का, अलग अलग है, तब हमको लगा क्यूरी 2 आ गया, दोनों परिवार पति अलग है। तो मैडम क्यूरी और उसका जो हस्बैंड है प्यूरे क्यूरी, इसने ये दोनों मिलकर के किसका खोज किया है, तो रेडियम और पोलोनियम का। इस महत्वपूर्ण रेडियम क्या होता है, जैसे हम लोग का नॉर्मली जो है जो घड़ी उड़ी में जो रहता है जो मतलब कि धूप में रखिएगा फिर उसको छांव में लेके जाइए तो जलेगा। अरे हाँ का दिखाना होगा, अरे इसमें जैसे है ना कि मतलब कि लाइट मतलब कि जलाइए और पूरा सामने करके रखिए तो वो जलता है, फिर जो रेडियम वाला रहता है ना वो ग्रीन दिखता है। और वो वाटर प्रूफ वाला पहले जितना घड़ी आता था ना सब में अंदर में रेडियम रहता था, हाँ अंधेरा में जलता था। हाँ नहीं तो देखो उसके बाद है आगे देखो ये किया है, इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1903 में देखो ये भी पूछा गया है, तो 1903 में इसे क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी का जो मात्रक है वो क्यूरी होता है,
रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? क्यूरी है। और इसका जो है मापन किससे करते हैं? जीएम काउंटर से करते हैं, ठीक है। हालांकि इसके अन्य मात्रक जो है रदरफोर्ड और बैकुरल भी है, ठीक है। इसके अन्य मात्रक क्या है? तो लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन रहेगा, दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का उत्सर्जन विकिरण जो है वो उसको विकिरण को मापने के लिए गाइगर मूलर गणित यानी कि वही आपका जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। तो जीएम काउंटर मतलब क्या? तो गाइगर मूलर गणित। किसी भी पदार्थ के रेडियो एक्टिविटी होने के मुख्य कारण क्या है? तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन जो है वो कितना गुना होता है? 1.5 गुना या उससे ज्यादा होता है। आपका हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ वो कौन सा है? तो समस्थानिक कौन सा है? ट्राइट्रियम। कौन कौन सा है हाइड्रोजन का समस्थानिक? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो ट्राइट्रियम जो है इसमें 3 होता है और ये 1 होता है, तो घटाएंगे तो 2, यानी प्रोटॉन का दुगना है। तो 1.5 गुना से जब भी ज्यादा रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ बन जाएगा। उसके बाद है कोई भी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की विकिरण उत्सर्जन करने के लिए अनंत मतलब कि जो लास्ट में बचता है वो क्या बचता है? शीशा में बदल जाता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है वो क्या है? तो ट्राइट्रियम सबसे हल्का रेडियो एक्टिविटी, हाइड्रोजन खुद ही जो है सबसे हल्का गैस है, तो उसका जो समस्थानिक है जो ट्राइट्रियम जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है वो क्या रहेगा? सबसे हल्का रेडियो एक्टिविटी पदार्थ रहेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दें, देखो पहले इसको बताते हैं, है ना बेटा। अब देखिए नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय मतलब रसायन, उसमें 2 भाग में देखिए। नाभिकीय जो अभिक्रिया होता है, यानी नाभिक मतलब क्या? नाभिक मतलब कि जैसे हम लोग का जो पूरा परमाणु है, परमाणु में नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। कौन भारी होता है और कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन में? और कौन भारी होता है? प्रोटॉन बोल रहे। न्यूट्रॉन भारी होता है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन से हल्का होता है और उसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका जो है चार्ज कितना होता है, यानी आवेश उसका कितना होता है? प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ना। वो अब ये पॉजिटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है, तभी जाकर के ये दोनों जो है वो अपने आप को मतलब अब उधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा नेगेटिव में और इधर से पॉजिटिव में, तभी जाकर वो स्थिर हो पाता है। कोई भी अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन या तो निकल जाएगा या न्यूट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाँ कितना होता है? 10⁻⁻19 होता है ना। अच्छा ठीक है। वो अब गाड्रो संख्या वाला बता दिए क्या? अब गाड्रो संख्या वाला बता दिए। अच्छा ठीक है। देखो अब देखो मेन चीज यहाँ पर है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन देखो 2 तरह का सबसे भयानक बम होता है। तो सबसे पहला क्या होता है? एक तो परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो परमाणु बम में जो है ना नाभिकीय विखंडन करना पड़ता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें नाभिकीय संलयन करना पड़ता है। अब जैसे इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो 2 को जो है वो मिल करके जब एक बनेगा तो होता है नाभिकीय संलयन में, उसमें जो न्यूट्रॉन है या फिर परमाणु है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें जुड़ता है और इसमें टूटता है। विखंडन में टूटेगा, 1 से 2 को बनेगा तो जाके चार्ज निकलता है। तो इससे क्या होता है ना, जब जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है जब जाता है तो इसमें जो है ना वो 1 है तो 2 बनाएगा, फिर न्यूट्रॉन जाएगा तो फिर 2 है तो फिर उससे डबल डबल करके बनते जाएगा। वीडियो दिखाएं।
होगा तो ना। क्या है पता है CPH4? हाँ जब भी हम सुनते हैं कि किसी का सीटी स्कैन कराना है या अरे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, लग रहा भेजे ही नहीं थे। देखो बताते कैसे क्या होता है। जैसे मान लो कि हम लोग का एक हम लोग का कोई भी न्यूक्लियस है या परमाणु है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिए, सॉरी न्यूट्रॉन। अब इसको क्या किए ना, जब इसको ले जा करके जब इससे ऐसे करके टकराएं तो फिर ये क्या हो जाता है ना, ये आपका दो को बन जाता है परमाणु विखंडन में। फिर उसके बाद एक और टूटा, अब ये चला गया बाहर, ये आपका ऐसे करके चल गया। फिर उसके बाद और फिर अपन न्यूट्रॉन देंगे, दो को मान लीजिए न्यूट्रॉन दे रहे हैं, अब इसको जो है जब हम लोग टकराएंगे तो देखिए एगो इससे टकराएगा और फिर एगो इससे टकराएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, तो दो गो और यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको जब देंगे तो ये डबल डबल करके बनते जाएगा, और यही होता है परमाणु विखंडन में, ठीक है। हाँ उसमें तो बहुत प्रोसेस होता है, उसमें जाली फेंकता है, फिर उसको खींचता है, तो उससे प्रोसेस होता है ना। और इसमें मारा झटका और टूट गया। अब वही जो है ना, नाभिक को टूटने पर ही जो एनर्जी जो निकलता है ना, वही होता है, उसी का एनर्जी से ही हम लोग क्या करते हैं, तो या तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो बिजली बनता है, बिजली बनता है तो वो किससे बनता है, तो ये आपका या तो आपका नाभिकीय आपका विखंडन से बनता है, या फिर हम लोग का मतलब कि संलयन से बिजली हम लोग नहीं बनाते, उतना पावर का कैपेसिटी जो है ना हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पावर होता है। अब देखो जो हम लोग का हाइड्रोजन बम जो है ना, देखो तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है मतलब या फिर कोई भी मतलब तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो जब न्यूट्रॉन जब पार होगा तो फिर क्या होगा कि वो टूटते जाएगा, और उससे जो एनर्जी निकलता है तो वो क्या होता है, विखंडन के कारण जो एनर्जी निकल रहा है वही बम का रूप लेता है। वही जो टूटता है ना तो उससे ब्लास्ट निकलता है, उससे तुम्हारा एनर्जी निकलता है, उसमें आग निकलेगा। और वही जो है हम लोग का जैसे क्या करेंगे ना कि एक बड़ा सा जैसा इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो बिजली बनाएंगे कैसे, देखो बताते हैं। एक मान लो कि जैसे है दिया हुआ था, कहा था उसको, तो नहीं हुआ होगा। जैसे जैसे मान लो कि सुनो क्या बोल रहा है ये। इसमें इतनी ताकत है कि तकरीबन 1 लाख एवरेज इंडियन एक घर जिसमें तकरीबन आप ये खाली सी देखो इसमें इतना ताकत है कि ये वाला सिर्फ ब्लड जो है ना 1 लाख घर को एक दिन जला सकता है, मतलब कि बिजली का पूरा पूर्ति कर सकता है, सिर्फ यही वाला में इतना ताकत है। हाँ 1 लाख। तो जैसे हम लोग का जो यूरेनियम है ना भारत में, जो तुम्हारा जादूगोला के बारे में बताते हैं, तो वहां शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता, समझा, बहुत ज्यादा प्यूरिफाई नहीं पाया जाता, ये बहुत शुद्ध रूप है। तो इसको तुम्हारा ये जो है ना रड जो है, तो इसके अंदर डाला जाता है। अब ये वाला जो है उसमें मशीन में लगाएगा, इस सिंपल फ्यूल ये नहीं डाला क्यों किया नहीं डाला। अच्छा अब हम बताते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। अब इसी से जैसे एक तो हुआ कि हम लोग कोयला जला करके बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और एक हम लोग जो है इसके मदद से बिजली उत्पादन करेंगे।
अच्छा कोयला वाला भी होगा, देखो सब समझा रहे हैं। नहीं नहीं वो वाला है, कोयला वाला है, तो जो दिखा रहे थे ना वही वाला था। ये देखो बिजली कैसे बनता है, देखो इसमें आज के न्यूक्लियर पावर प्लांट, आज के न्यूक्लियर पावर प्लांट, वही न्यूक्लियर से जो है हम लोग बिजली कैसे बनता है। एक छोटी सी छोटी डिटेल्स की बात को समझने की पूरी कोशिश करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्कुल एक थर्मल पावर प्लांट के जैसा ही है, लेकिन इसका हीट जनरेटिंग करने का प्रोसेस उससे अलग है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि हीट कैसे जनरेट। हीट जनरेट करने के लिए फ्यूल लगता है, लेकिन फ्यूल कौन सा है? फ्यूल यहाँ पर इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का सबसे महंगा चीज अगर कोई है तो वो चीज ये। यहाँ पर हम सिर्फ एक यूरेनियम को कहते हैं फ्यूल मिले। हम क्या करते हैं, इस यूरेनियम को सीरीज में रखते हैं और सीरीज में रखकर एक फ्यूल रॉड में डाल देते हैं। देखो यही रॉड में डाला हुआ था, इस तरीके से 4-5 को रॉड करके कंबाइन किया था। बहुत सारे रॉड को एक साथ रखते हैं हम, उसे कहते हैं हम प्रेशर टिप। और बहुत सारे प्रेशर टिप को हम कैलेंड्रिया में रखते हैं। अब ये जो कैलेंड्रिया है, यहाँ पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होता है बताता। उससे पहले इस कैलेंड्रिया के ऊपर रहता है सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल आगे क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो सब कुछ सोडियम मेटल कैलेंड्रिया, ये सब कुछ एक चेम्बर में रखा जाता है। उस चेम्बर का थिकनेस होता है 5 फीट। और ये जो है ना, जैसे हम लोग अब जब ब्लास्ट होता है तो इससे एनर्जी निकलेगा। अब एनर्जी निकलेगा तो इतना भयानक एनर्जी निकलेगा कि कहना नहीं। तो इसीलिए जो है ना, एक कंक्रीट से मतलब जैसे ढलाई होता है तो ढलाई ज्यादा कितना होता है, 5 इंच 6 इंच। अब ये जो है ना लोग 5 से 7 फीट, मतलब कि तुम्हारा हम लोग मेरा इतना हाइट, उतना जो है ढलाई किया जाता है, उतना मतलब कि आपका दीवार को, और उतना मोटा दीवार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी इतना ज्यादा निकलता है ना, ये छोटा मोटा दीवार रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा तुरंत। तो इसीलिए जो है कंक्रीट ईटा से नहीं बनाता, क्योंकि बहुत कमजोर रहेगा। ढलाई से जो है बनाया जाता है और उसी के अंदर जो है अब ब्लास्ट करेगा। चेम्बर होता है। अगर कुछ भी हुआ, अगर कुछ भी गलत हुआ, एक्सप्लोजन कुछ भी हुआ, तो उसी के लिए ये जो चेम्बर बनाया जाता है, ये बहुत ही मोटा बनाया जाता है। ये जो चेम्बर है, इसका थिकनेस होता है 5 फीट। यहाँ पर मैंने जो बताया, सब कुछ मैंने यहाँ पर बताया। अब इसके मदद से हम कैसे हीट को जनरेट करते हैं। हीट जनरेट होता है चेन रिएक्शन प्रोसेस से। अब चेन रिएक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, यहाँ पर मैंने एक यूरेनियम ले लिया, जैसे कि मैंने आपको दिया कि यूरेनियम को सीरीज में रखा जाता है, फिर प्रेशर ट्यूब में, फिर कैलेंड्रिया में, ठीक है। अब मैं आपको एक से समझाऊं, आप इजीली समझ। यहाँ पर एक यूरेनियम है। अब हम क्या करेंगे, इस यूरेनियम के ऊपर बाहर से एक न्यूट्रॉन को हम स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये न्यूट्रॉन आकर इस यूरेनियम के ऊपर लगेगा, इस यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा एंड 2 यूरेनियम एटम बाहर निकलेगा। अब जब 3 न्यूट्रॉन बाहर निकला, वो न्यूट्रॉन आगे जाकर और 3 यूरेनियम से टकराएगा एंड उस यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन और बाहर निकलेगा एंड 2 यूरेनियम एटम बाहर निकलेगा, ठीक है। यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक हीट जनरेट होगा। अब यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि ये एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। तो इस चीज को कंट्रोल, मतलब ये जो चेन रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड का यूज करते हैं। अब ये जो कंट्रोलिंग रॉड होता है, ये बना होता है कैडमियम मटेरियल से। देखो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन को ये एब्सॉर्ब कर देता है। अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस, चेन रिएक्शन का जो प्रोसेस है वही रुक जाएगा। अगर वो रुक जाएगा तो हीटिंग प्रोसेस, ये याद रखना भी आगे आएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है और कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड का यूज करें। अब ये हो गया हीट कैसे जनरेट होता है। ये तो ये जो यहाँ पर यूरेनियम रहता है, ये पूरा का पूरा सोडियम मेटल के अंदर रहता है।
जो हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट से सोडियम मेटल गर्म होगा एंड सोडियम मेटल को हम क्या करेंगे, एक पाइप की मदद से हम बाहर ले आए और बाहर ले आकर हम बॉयलर में लाए। बॉयलर में पानी होता है, सोडियम मेटल क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर जैसे गर्म किया, ये सोडियम मेटल जो था वो यहाँ से जो है निकल करके इसमें गया, ठीक है। अब इसमें जो रहता है वो क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है और पाइप में जो है सोडियम मेटल रहता है पूरा गरम गरम। तो जैसे अब मान लीजिए जब ये जाएगा तो पानी को पूरा गर्म करेगा। अब पानी को जब पूरा गर्म करेगा तो क्या होगा, उसमें भाप निकलेगा। और जो भी हम लोग का, जैसे पानी का ज्यादा पावर नहीं होता, भाप का जो है ना ज्यादा पावर होता है। इसीलिए पानी को गर्म करके, ये कोयला वाला भी जो करते हैं ना, ये सेम यही प्रोसेस होता है। इसमें भी कोयला जलाएंगे, चाहे कोयला जलाइए चाहे न्यूक्लियर से जो है रिएक्ट करके आग निकालिए, मेन है आग निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर गर्म किए, फिर उसके बाद पानी उसको गर्म किए। अब पानी गर्म होने के बाद बॉयलर के अंदर से घूमकर पंप में जाता है और पंप क्या करता है, इसे फिर से कैलेंड्रिया में भेज देता है जहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये फिर से अपना लिक्विड वहां चला गया, दूसरी प्रोसेस चलता है। तो ये पानी गर्म करते रह रहा है। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, पानी इतना गर्म हो रहा है कि यहाँ पर स्टीम बन रहा है। अब इस स्टीम को हम आगे ले जाकर यहाँ पर जो टरबाइन का प्लेट है उसके ऊपर डाल दे। जैसे हम टरबाइन के ऊपर स्टीम को स्ट्राइक करते तो क्या होता है, ये टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देता है एंड टरबाइन के साथ जनरेटर हम कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे ही जनरेटर घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफार्मर में भेजेंगे, ट्रांसफार्मर इसे स्टेप अप करके आगे ले जाएगा। लेकिन ये जो स्टीम, वो स्टीम इस टरबाइन ब्लेड के ऊपर टकराने के बाद स्टीम की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उस लो प्रेशर स्टीम को हम यहाँ पर कंडेंसर में लाएंगे। अब कंडेंसर में एक पंप की मदद से हम पानी को भेजते हैं, ठीक है। अब वो पानी क्या करता है, स्टीम का जो हीट है उसे ले लेता है अपने अंदर एंड स्टीम को ठंडा कर देता है। जैसे स्टीम ठंडा हो जाएगा, ये स्टीम से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उस पानी को हम फिर से पंप में भेज देंगे और पंप इसे फिर से बॉयलर में भेज देगा एंड बॉयलर के अंदर से ये सोडियम मेटल जा रहा है तो क्या होगा, ये फिर से गर्म होकर स्टीम बन जाएगा एंड फिर से स्टीम को हम, यही प्रोसेस बार बार होते रहेगा। तो ये प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में, इसमें थोड़ा सा कंडेंसर में हम पंप की मदद से पानी को भेजते हैं, ठंडा पानी को भेजते हैं। ये क्या करता है, स्टीम का जो हीट है इसे लेकर खुद गर्म हो जाता है, ठीक है। अब उस गर्म पानी को हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में भेज देते हैं। कूलिंग टावर में क्या होता है, इसे स्प्रे की हेल्प से हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो जो भी हम लोग का गर्म पानी थोड़ा मोड़ा बचा तो उसका जो आपका रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है जैसे आपका क्या चंदपुरा में है, उधर वाला नहीं देखे हैं, इधर देखे चंदपुरा में देखिएगा तुम्हारा बड़ा बड़ा ना इस तरीके से पानी का भाप निकलते रहता है। तो वहां पर न्यूक्लियर वाला नहीं होता, वहां कोयला वाला होता है, ठीक है। तो कोयला वाला में बस वो क्या कर रहा है, गर्म करने का प्रोसेस कर रहा है और गर्म करने के बाद जो प्रोसेस होता है हर जगह यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम लोग का पुराना समय ट्रेन जो चलता था तो कोयला डालते थे, गदर मूवी देखा है ना, तो कोयला डाल रहे हैं तो वही प्रोसेस होता था। तुम्हारा पानी को जो है स्टीम करता था और भाप बनाता था, फिर वही जो है प्रेशर मारता था और उसको मोटर को घुमाता था और फिर उसके बाद बिजली तुम्हारा ट्रेन चलता था। हाँ, भाप से ही प्रेशर बनता है सबसे। हाँ, तो पानी यहाँ पर भी पानी नहीं दिखेगा आपको, वो इतना बड़ा बड़ा प्लांट है इसीलिए वो पानी ऊपर दिखता है, लेकिन वो सब में थोड़ी ना पानी दिखेगा। ट्रेन में भी पानी है, वो डाला हुआ रहता है, पानी डाला हुआ रहता है। वो मूवी में नहीं दिखाया पानी डालते हुए बस कोयले। हाँ, तो भाप तो निकलेगा ही। तो यही प्रोसेस जो है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का यही प्रोसेस होता है। थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो देखिए विखंडन वाला हम लोग ये सब देख रहे थे, ये सब जितना भी प्रोसेस हो रहा था वो विखंडन वाला हो रहा था। जो नाभिकीय संलयन होता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय संलयन कहाँ होता है। तो जो तुम्हारा सूर्य है, सूर्य में जो एनर्जी मिल रहा है ना वो किससे होता है, तो नाभिकीय संलयन से होता है। तो ये जो है इससे भी हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं, इससे भी जनरेट कर सकते हैं। तो देखो ये वाला जो है, जब हम लोग अगर उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, नाभिकीय रिएक्टर बन रहा है जो कि बिजली के उत्पादन के लिए। और जब इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यही बन जाता है परमाणु बम, ठीक है। जब हम लोग कंट्रोल कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय मतलब रिएक्टर जो बिजली बनाएंगे। और जब ये कंट्रोल नहीं होगा तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा तो ये क्या बनेगा, परमाणु बम।
ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनता है और नाभिकीय संलयन से अब जो है, इसीलिए सुने होंगे ना, चाइना में जो है अपना सूर्य बनाया है, अपना सूर्य बनाया है। तो वो सूर्य बनाया नहीं है, वो क्या किया है कि जो नाभिकीय संलयन है ना उसको कंट्रोल कर लिया। जैसे हम लोग नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करके यूज कर रहे हैं ना, तो उन लोग जो है ना नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर लिया। तो 1 मिनट या 144 सेकंड या 1 मिनट कुछ सेकंड जो है उसको कंट्रोल किया था, उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अभी हम लोग का तो धीरे धीरे करके अभी देखिए इतना समय कंट्रोल किया, धीरे धीरे और कंट्रोल करेगा। अब ये जो है ना मतलब इतना ज्यादा एनर्जी देता है, इतना ज्यादा एनर्जी देता है कि फिर बहुत ज्यादा मतलब कि समझिए ना, अधिकतर जितना भी गाड़ी उड़ी रहेगा ना सब इलेक्ट्रिक से चलेगा। बहुत ज्यादा बिजली जो है और सस्ता हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ये 100 गुना के आसपास में रहता है। ये जो है नाभिकीय विखंडन में जितना एनर्जी मिल रहा है ना उससे 100 गुना रहता है नाभिकीय तुम्हारा संलयन वाला। तो इसीलिए तो चाइना तो बोले तो कंट्रोल किया, इसीलिए तो अपना सूर्य बनाया। तो सूर्य बनाया इसीलिए तो ये तुम्हारा तो वो सूर्य किस चीज से बनाया? किस चीज से बनाया देखो दिखाते हैं। लास्ट वीडियो दिखा के खत्म करते हैं। देखो जो है ना जब लॉन्च किया था देखो तो पूरा सन के जैसा ये चाइना का है। हाँ ये अपना सूर्य बनाया। हाँ तो ये अपना सूर्य बनाया। तो कैसे? तो नाभिकीय जो संलयन है उसको कंट्रोल करके बनाया। और हम लोग जो है अभी चल रहा भाभा जो आपका है रिसर्च सेंटर, तो जो आपका ट्राम्बे मुंबई में है, वहां पर ये चल रहा। धीरे धीरे सब देश जो है इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा। जो देश कंट्रोल कर लिया तो फिर वो क्या करेगा, नाभिकीय जो है संलयन से बिजली बनाएगा और बिजली इतना सस्ता हो जाएगा कहना नहीं। क्या किया नहीं समझ में आ रहा। तो जो ऊपर कैसे छोड़ दिया इसको?